नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। डबल इंजन की सरकार, सत्ता संगठन का गठजोड़ और बुलंद इरादा। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है और किसी भी हालत में बाई इलेक्शन की रेस में आगे निकलना चाहती है। सर्वजन हिताय बजट के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार दौरे हो रहे हैं और उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी जमीन पर उतरकर फीडबैक ले रहे हैं। उपचुनाव वाले जिलों में पार्टी नेताओं के साथ बैठकें हो रही है और चुनाव रणनीति पर मंथन भी हो रहा है। राजस्थान में इंडिया गठबंधन की काट भी तलाशी जा रही है। कांग्रेस के गठबंधन की चुनौती पार करने के लिए बीजेपी ने अपना कैडर और भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को कांग्रेस के गठबंधन में फूट का फायदा मिलने की उम्मीद है और इसके अलावा बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी हवा दे रही है। तो आज बात इसी मुद्दे पर कि कांग्रेस की रणनीति का जवाब बीजेपी किस तरह से देगी, क्या वो गठबंधन पॉलिटिक्स को तोड़ ढूंढ पाएगी और डबल इंजन सरकार और विकास के विजन और बुलंद इरादे भाजपा की जीत की राह को क्या आसान बनाएंगे। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी मछलियां जो भी होगी, जिन्होंने गलतियां की तो सब आना चाहिए। लेकिन अब जनता इनके जहां से मैं नहीं आने वाला। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ पूजा कपिल जी है, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। चर्चा में आरसी चौधरी जी भी शामिल हुए, महासचिव है पीसीसी से। बहुत स्वागत है आरसी चौधरी जी आपका। और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी है। महेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। बुलंद इरादे की बात कर रहे हैं क्योंकि उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। पूजा कपिल जी आपसे शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हुए, बजट राजस्थान का आ चुका और अब पूरी तरह से फोकस बाई इलेक्शन को लेकर है। वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि 5 उपचुनाव और 5 जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगा रही है। सवाल आपसे यही कि क्या कोशिश की जा रही है और क्यों लगता है आपको कि ये 5 जो सीट है वो जाएगी बीजेपी के खाते में? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रूट्स में रहकर हमेशा से काम करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ में, और हम निरंतर संगठन को सींचते रहते हैं। हम कोई चुनाव के हिसाब से नहीं चलते और आज भी संगठन में काम हो रहे हैं। हमने काम किया है, केंद्र की 10 साल की सरकार ने काम किया और राज्य की सरकार ने काम किया। एक शानदार बजट दिया है। 6 महीने में जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर पेश हुए और जो जनहित में, जन कल्याण में, चाहे वो महिला शक्ति हो, युवा शक्ति हो, चाहे वो किसान हो, सबको लेके हमने कोशिश की कि इस 6 महीने में वो राहत उनको दी जाए जो 5 साल के कुशासन से वो पीड़ित थे। तो निश्चित तौर पर हम जनता के बीच में पहले भी गए और आज भी जनता के बीच में अपने काम को लेके जाएंगे और संगठन निरंतर हमारा काम करता रहता है। हम बूथ तक काम करने वाली पार्टी हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो। तो निश्चित तौर पर हमें ये भरोसा है कि जनता जनार्दन जिस तरह से उसने प्रदेश में सरकार दी, केंद्र में सरकार दी, पुनश्च इन सीटों को हमें जिताकर एक आशीर्वाद जरूर और प्यार इसने जरूर देगी। ठीक है आरसी चौधरी जी, बुलंद इरादा बीजेपी का तो है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस के फेवर में आए हैं उसके बाद कांग्रेस का भी कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है। आरसी जी, इन 5 सीटों को लेकर क्या, क्योंकि बीजेपी की तैयारियां तो जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं, सत्ता में है, बजट भी लाए और सर्वजन हिताय बजट कहा भी जा रहा है, हर वर्ग उसे स्वीकार भी कर रहा है। क्या प्लस रहेगा, वो कौन सी अहम बातें होंगी जिसके साथ जनता कांग्रेस को चुनना चाहेगी इन 5 सीटों को लेकर, और तैयारी कांग्रेस की किस लेवल पर है? श्वेता जी, 2023 का जब विधानसभा चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया, मोदी की गारंटियों के नाम पे लड़ा गया और तमाम वो जो मोदी की गारंटी इस प्रदेश की जनता की अदालत में जो रखी गई, इस प्रदेश को नहीं सहेगा राजस्थान और रेपिस्तान कहने का जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था, सत्ता में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के नाम पे, क्या कहा था, किसान सम्मान निधि 12,000, 2,000 रुपए बढ़ाई, 6,000 रुपए का वादा करके मुकर गए। पेट्रोल डीजल पंजाब और हरियाणा से सस्ता करने की बात कही थी, क्या किया इन्होंने कहा था गेहूं के एमएसपी 2700 रुपए करेंगे, आज 2400 रुपए। किसान तरस रहा है, खरीद हो नहीं रही है। इसलिए ये चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, हर वर्ग के साथ में जो छलावा करने का काम किया। युवा के साथ में कहा था
कि हम है आरपीएससी की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। यही सीपी जोशी जी का जो बयान दिखा रहे थे, उन्होंने ही वादा किया था। इन्होंने कहा था कि हम भर्ती कैलेंडर जारी करेंगे। हम पूछना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल जी इस राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से हेलीकॉप्टर में लगातार घूम रहे, भाषण दे रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, धरातल पे उतर नहीं रहे। जो आप बजट की चर्चा करें, उस बजट के अंदर ना गरीब है, ना किसान है, ना युवा है, ना महिला है, उसके अंदर महल है और महलों का गुणगान है। इसलिए जानना चाहते हैं हम, जो राजस्थान को 2030 में देश में नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प इस राजस्थान के लोगों ने लिया था, आज उसको 2047 की बात कर रहे हैं, 17 साल आगे की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, अभी पूरे देश भर के अंदर चुनाव हुए, 13 उपचुनाव हुए विधानसभा के, 10 के ऊपर कांग्रेस इंडिया अलायंस जीत के आया है, 2 पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नफरती, झूठ, छलावा, जुमले सब लोग पहचान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में भय व्याप्त कर सकती है, लोगों के बीच में आक्रोश पैदा कर सकती है, युवा का रोजगार छीन सकती है, किसान के ऊपर हमले करवा सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। और अब तो ये भारतीय जनता पार्टी जो विभाजन की राजनीति करती थी, खुद आंतरिक कलह से जूझ रही है। मैं पूजा कपिल जी बेड़ी एक जिम्मेदार और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता पूछना चाहूंगा कि ये जो चुनाव होने जा रहा है राजस्थान के अंदर, किसके नेतृत्व में होने जा रहा है? जब ये चुनाव हारेंगे तो किसके ऊपर ये ठीकरा फोड़ने वाले हैं? जब जीत होती है तब मोदी की होती है, और जब हार होती है तब कहते हैं यूपी के अंदर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ किए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तय तो करेगी राजस्थान के नेताओं के नेतृत्व में लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। ठीक है पूजा जी। देखिए, मैं ये कहती हूँ श्वेता जी, जीते हैं ये अभी लोकसभा चुनाव 8 सीटें, हमें फिर भी घमंड नहीं है, हम फिर भी विनम्रता से उन कमियों को स्वीकार करते हैं कि हमारी सीटें कम कैसे हुई, इनसे ज्यादा जीते हैं। जनता ने आशीर्वाद दिया है, सरकार बनाई है। अरे फ्री वेज बांटकर जितनी आप घोषणाएं करके, थोती घोषणाओं वाली सरकार, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार, कर्ज लेके घी पीने वाली सरकार, पेपर लीक वाली सरकार, महिला अत्याचार वाली सरकार, किसानों को यूरिया तक नहीं देने वाली सरकार। अभी कितने दिन हुए हैं? जुम्मा याद दिलाना चाहूंगी मेरे साथी प्रवक्ता जी को कि जुम्मा अभी आपको सरकार से हटे 6-7 महीने हुए हैं। भूलिए मत, किसी जनता ने आपको उतारा है, किस तरह से आपका कुशासन था, किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, किस हाल आपने राजस्थान का कर दिया था। क्या ये सच नहीं है कि महिलाओं की हालत क्या थी या क्या युवाओं की थी? वैकेंसी बताइए मुझे, पेपर लीक में डूब कर रह गए आप। अब बात कर रहे हैं हमारी पार्टी क्रेडिट किसको देती है, ये चिंता इनको नहीं करनी चाहिए। आप अपनी पार्टी की चिंता करिए कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये भारतीय जनता पार्टी है या किसको? ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कमान संभाली हुई है, काम के जनता तय करेगी, लेकिन जनता के दिल में जगह बनाने वाली बात है कि इस उपचुनाव में इन 5 अहम सीटें जो हैं उस पर किसका कब्जा होता है। महेश शर्मा जी, देखिए 5 अहम सीटें हैं, लेकिन चुनौतियां बीजेपी के लिए भी रहेंगी। खासतौर से कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बात की जा रही थी, खिवसर सीट हो की बात कर ले हम, या 84 सीट की बात कर ले। ऐसे में क्या लगता है आपको कि अभी बाय इलेक्शन को लेकर दोनों तरफ से दावे हैं, दोनों तरफ से तैयारी है, लेकिन नजर क्या आता है आपको उपचुनाव का, जिस तरह से जीत का इतिहास भी रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है इन 5 सीटों पे जो उपचुनाव होंगे, उन सीटों पे ये बीजेपी के पास तो थी नहीं। सवाल ये है कि कांग्रेस और आपके जो लोकतांत्रिक जो पार्टी है उसके हाथ में थे, और एक ये आपके जो बाप पार्टी की ओर। अब सवाल ये आता है कि अगर आप में बीजेपी अगर इस चाहे तो ये अपनी और संख्या बढ़ा सकती है। आधार जो बनाया है, जो इन्होंने अभी तक की घोषणाएं की हैं, जो काम है उसका अगर आधार बना करके चलते हैं तो इससे एक बात है कि इनकी जो घोषणाएं हुई है, जो इन्होंने जो अब तक के 6-7 महीने में काम किया है, उसका मतलब यहाँ नतीजे साफ नजर आएंगे कि किस रूप में हो रहे हैं। अब दूसरा है कि कांग्रेस कितनी रजिस्ट कर पाती है या वापस से इन सीटों को वापस होल्ड कर सकती है कि नहीं करती, वो कांग्रेस को अपना दमखम वापस से सिद्ध करना होगा। क्योंकि कांग्रेस काफी उत्साहित में जब से लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उससे उत्साह है। अब देखना यह है कि वो जनता के मुद्दों को किस तरह से आगे बढ़ाती है और अपने उस क्षेत्र में उनकी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर पाती है सशक्तता से, तब जाकर के ये पूरे की पूरा वो जो समीकरण बना हुआ है, वो जहाँ 3 सीटें जो कांग्रेस के पास थी वो उस पर वो वापस कब्जा करती है या नहीं करती। अब सवाल आता है कि परिस्थितियां जो मौजूद है उनमें क्या हो सकता है।
तो अभी जो जैसी सिचुएशन आ रही है, तो मैं जो भी सत्ता में है पार्टी के लिए वो अनुकूल वातावरण नहीं फिलहाल नहीं है। कारण क्या है कि महंगाई एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और कई चीज़ें जो जिस तरह से खुदरा महंगाई हो या थोक महंगाई है, इनमें सब में वृद्धि हो रही है। तो आम आदमी चाहता है कि उसे राहत मिले महंगाई से। महंगाई के रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए। अब दूसरा ये है कि जो फसल है जो भी है, जैसे बता रहे थे आप कांग्रेस प्रवक्ता जी कि अभी तक गेहूं का वो मतलब समर्थन मूल्य जो इन्होंने जो बात कही थी, अगर वो समय पर नहीं मिला तो इसका इम्पैक्ट तो होगा ही है। और चूंकि राजस्थान में मतलब मुख्य रूप से एक जो किसान वर्ग जो प्रभावित है, अगर उसकी मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। कांग्रेस तो अपना दमखम पूरा करेगी, लगाएगी, क्योंकि उसका विरोध में और जोश में भी है और इसमें उनको मतलब काफ़ी कुछ अब आने वाला जो समय है उनको ये लग रहा है कि हमारे से अब सत्ता दिल्ली दूर नहीं है। लेकिन आरसी जी, अभी महेश जी ने भी जो कहा, लेकिन एक अहम बात यह है कि बीजेपी के पास इन सीटों में खोने के लिए उपचुनाव में नहीं है, जो होगा प्लस होगा। कांग्रेस को अपनी सीट भी बचानी है और इसलिए उसको बरकरार रखना होगा अपनी जीत। लेकिन गठबंधन को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है, तो क्या लोकसभा में जिस तरह से देखने को मिला, क्या उसे रिपीट कांग्रेस करेगी इस उपचुनाव में? श्वेता जी, ये उपचुनाव ही नहीं, इससे पहले ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता के जनादेश का अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी को 3 दिसंबर को जनादेश दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन 15 दिसंबर को फैसला पर्ची से होता है, विधायकों की राय से नहीं होता। इसका मतलब राजस्थान की जनता की शुमारी उसके अंदर शामिल नहीं थी और उस शुमारी का असर यह हुआ कि जब कर्णपुर का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी को मंत्री बना दिया और वो मंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी को यह आईना दिखा दिया कि राजस्थान की जनता के शौर्य को, स्वाभिमान को ना खरीदा जा सकता, ना कुचला जा सकता। अब मेरी जो साथी है, ये छात्र राजनीति से निकल के आई और खुद महिला है, मुझे बड़ी खुशी होती कि ये युवाओं की और महिलाओं की ये जो बात करें। मैं पूछना चाहता हूं, सवाई माधोपुर के अंदर जिस बहन के साथ में दुष्कर्म होता है, उसके भाई को उन्हीं दुष्कर्मियों के द्वारा किस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाती है। कोटा के अंदर नाबालिग बहनों के साथ में दुष्कर्म होता है। 20,000 का आंकड़ा 6 महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन के अंदर छू लिया जाता है। पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार से अराजकता का माहौल है, किस प्रकार से जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं, लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आखिर समझ में नहीं आ रहा कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी तय हो। जनप्रतिनिधि हैं वो असहाय नजर आते हैं और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दिल्ली से सरकार चलाई जाती है। इसलिए राजस्थान की जनता ये देख रही है कि इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को आईना दिखाना है, क्योंकि जो जनादेश का मौजूदा सरकार तो कह रही जीरो टॉलरेंस है इसमें भ्रष्टाचार को लेकर, और ये मुद्दा भी एक रहेगा क्योंकि आरसी जी, कल ही संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का यह बयान आया कि संजय बड़ाया तो कुछ ना भी तो बड़ी मछलियां गिरफ्त में आएंगी। आरसी जी, ये कहा गया। श्वेता, मैं और इसे जनता के बीच लेके जाएंगे इस मुद्दे को। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दों को बात करती थी, आज 10 साल बीत गए। तमाम जो भ्रष्टाचारी नेता थे पूरे देश भर के अंदर जिन पे आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने जिन पे आरोप लगाए, जनता की अदालत में जिन्होंने आरोप लगाए, उनको भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लॉन्ड्री से पाक साफ कर दिया। लेकिन अगर बड़ी मछलियों का जिक्र है तो पिछली सरकार के लिए ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, पूर्ववर्ती सरकार के लिए। पूजा जी, ठीक है जी, आरसी जी सुन लेते हैं। मुझे अच्छा लगा कि इनको विपक्ष में रहकर याद आया। मुझे अच्छा, मैं जवाब दे रही हूँ, अच्छा लगा कि आपको विपक्ष में रहकर याद आया कि महिलाओं के अत्याचार पर बोलना चाहिए। आप भूल गए क्या होता था आपके समय? जीरो टॉलरेंस वाली भारतीय जनता पार्टी, आप भूल गए बहनों के साथ परिवार के लोगों की हत्या नहीं होती थी। आज दुष्कर्म के बाद में कहीं पे उसके भाई की हत्या हो रही है, कहीं पे पिता की हत्या हो रही है और महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म हो गया और आप महिलाओं के उनके आवाज को मुखर करने का साथ नहीं रखते। इससे मुझे दुख होता है। छात्रों की राजनीति में और छात्रों की आवाज आरसी जी, आपने मुद्दा उठाया इसलिए उस पर जवाब लेने दीजिए। आपने जो कहा उसी पर जवाब ले रहे हैं। जवाब ले रहे हैं। याद आ रही है श्वेता जी, प्रदेश की जनता को गुमराह करके आए हुए हैं, ये बताना नहीं चाहिए कि क्या चीजें हुई। 20,000 के आंकड़े दलित लोगों की सरकार से चर्चा बढ़ रही
टीवी सरकार पर ने काम बता करते रही हो, थी आप झूठे आप नारे कहिए लगाते हो, कि हम सिलेंडर बंद करेंगे, कहिए अपने मुख्यमंत्री क्योंकि वे यहाँ बंद कर दी, आप कहिए बिजली जो बिजली थी उसको हम बंद करेंगे। आज जो बीज की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मंच पर जाए होगी कि प्रदेश की गरीब जनता को राहत नहीं देनी है, उसके ऊपर जुल्म ठीक है एक मिनट आरसी जी, पूजा जी एक सेकंड, पूजा जी, आरसी जी, पूजा जी, आप दोनों ने अपनी बात रख दी। क्यों? क्योंकि जब विपक्ष में आते हैं तो ये मुद्दे सबको याद आते हैं, सरकार में रहते हैं तो वो मुद्दे विपक्ष ही उठाते हैं, उसमें फिर कोई भी पार्टी और 5-5 साल देखा है राजस्थान की जनता ने, और ये मुद्दे वैसे ही बरकरार रहते हैं, कोई भी सरकार उसका समाधान नहीं कर पाई है अब तक। और इसलिए आप लोग के पास है कि आप अपनी सरकार के अच्छे बातें बताएं और विपक्ष को लेकर आप सवाल खड़े किए। लेकिन अभी जो बात कन्हैयालाल चौधरी ने भी कही कि कल संजय बड़ाई की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद कहा कि बड़ी मछलियां गिरफ्तार, कार्रवाई तो लगातार जारी है, कार्रवाई तो उस मामले में लगातार जारी है, जांच जारी है। पूर्ववर्ती सरकार भी कह रही थी कि हमारे वक्त में भी हमने जांच की है और जो भी होगा सामने आ जाएगा। श्वेता जी, मौजूदा सरकार क्या इसको मुद्दा लेकर चल रही है? यही श्वेता जी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई हो, किसी के खिलाफ भी कोई जांच बंद नहीं होगी। लगातार जिस तरह से ईडी हो या कोई भी एजेंसी हो, सीबीआई हो, सीबीओ, सबको जिस तरह से लगा उनके सबूत मिलेंगे, सबको जिसको जहां पहुंचना होगा, जिसके जैसे कर्म है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पहुंचाएगी। जिसने भी राजस्थान की जनता को, युवा को या महिला को किसी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बात कर रहे हैं सब किसान की और उसकी, तो हमने बकायदा दिया है, हम बोलते नहीं है, हम करते हैं, हम करते हैं। और नेट पे बोलिए, नीट की चीट पे बोलिए, 30-30 लाख में पेपर बोला, बोलिए मध्य प्रदेश का व्यापम मॉडल देश में लागू किया, कीजिए। तुम बचा नहीं रहे, तुम आज तक कानून नहीं बना पाए। अरे अपने जवाब दीजिए, सरकार में है, जवाब दीजिए। नीट की चीट कैसे हुई? प्रधानमंत्री बना करके रहे, लगातार एक महीने में कितने पेपर हुए? 2024 के अंदर कितने पेपर लीक हुए? सबसे बड़ा रिकॉर्ड आपके नाम पे है, भाजपा शासित राज्यों के नाम पे। जवाब नहीं दे रहे, नीट की चीट पे बोलिएगा, परीक्षा पे चर्चा करेंगे। ठीक है, महेश जी, एक सेकेंड, पूजा जी, आरसी जी, एक सेकेंड, बस आरसी जी, एक सेकेंड, महेश जी भी हमारे साथ है। महेश जी, सबसे अहम मुद्दा उपचुनाव में क्या रहने वाला है? क्योंकि अलग अलग मुद्दे लेकर तो जनता के बीच में जाएंगे। दूसरा कि हम 5 अहम सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है। दौसा सीट को लेकर क्या कहेंगे? दौसा हमेशा से हॉट सीट रही है और इस बार भी जब किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया, लोकसभा सीट हारे, इसके बाद पूरी तरह से फोकस दौसा में है। वो सीट क्या कह रही है इस बार? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ मुद्दे वहाँ प्रभावशाली नहीं होते। राजस्थान की अधिकांश सीटें, जैसे कि आप चाहे झुंझुनू ले लीजिए, चाहे आप खींवसर को ले लीजिए, चाहे दौसा ले लीजिए, और यार मतलब आपके 84 जो है वो उसको ले लीजिए, ये उनियारा है या मतलब क्या कहता है जो क्षेत्र है, तो ये सब कुछ जातीय आधार पे चुनाव लड़े जाते हैं। फेस कोई भी जो निर्विवाद और अच्छी छवि वाला जो भी लाएगा, जो जनता से जुड़ा हुआ होगा, चाहे दोनों दलों में से, तो उनको वो अपना मतलब क्या कहते हैं ना, अपने आप स्वतः चुन के आ जाएगा। अब यह है कि विपक्ष किस रूप में क्या मुद्दे बना के, कांग्रेस कैसे मुद्दे बना करके किन चीज़ों को पकड़ती है और इस स्थानीय मुद्दों को क्या पकड़ती है, ये इस पर निर्भर करता है। अब बीजेपी उस क्षेत्र में, अब चूंकि बजट में इन 5 सीटों से ओरिएंटेड भी मतलब क्या कहते हैं ना घोषणाएं हुई है, उनका क्या प्रभाव पड़ा, और साथ साथ ही अब तक के 6 महीने के जो शासन रहा उसमें उन्होंने क्या उसको, आपको लग रहा है बजट का भी इम्पैक्ट होगा इन उपचुनाव के दौरान? निश्चित रूप से होता है, कहीं ना कहीं मतलब क्या कहता है ना रिप्रेजेंटेशन होता है। और दूसरा एक और बताऊं मैं आपको कि उपचुनाव में अधिकांश एक ये भी बात, एक तथ्य से है छिपा हुआ कि सत्तारूढ़ दल की ओर, इसलिए कि कहीं विकास में वो क्षेत्र पिछड़ ना जाए, तो एक सत्ता पक्ष के एक प्लस में बात है। अब ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो कैसे बनाती है इसको, कैसा चेहरा देती है, क्या मुद्दों को लेकर के क्या किस तरह का उसका समीकरण होता है, क्या अपने बातों को प्रभावशाली से आम जनता तक अपना संदेश पहुंचा सकती है। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। आरसी जी, एक लाइन में जवाब कि कौन सा मुद्दा अहम रहेगा जो जनता के बीच इस उपचुनाव में लेकर कांग्रेस जाएगी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अंदर देश की जनता, किसान का मुद्दा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, युवा का मुद्दा महत्वपूर्ण है, महंगाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नारी के साथ में जो हो रहा है पूरे देश के अंदर, दलितों पे, गरीबों पे, वंचितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, किस प्रकार से संविधान के जो है दायरे को कुचलने का प्रयास किया जाता है, लगातार जो आवाज है सरकार से प्रश्न पूछे उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार इन मुद्दों के साथ में देश की जनता जागी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने को आतुर है।
ठीक है, आप यानी इन राजस्थान की इन 5 सीटों के लिए यही मुद्दे रहेंगे जो कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प में जो कहा था, जो उन्होंने गारंटी दी थी, ये मुद्दे पूछ रही है। पूजा जी, क्या मुद्दे बीजेपी के लिए बीजेपी लेके चल रही है? 6 महीने की राजस्थान का जो सुशासन की सरकार है उनको लेकर जाएंगे। जिस तरह से सर्वर का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसके तहत हमने जो बजट दिया, हर वर्ग का ध्यान रखा है, उसको पूरा ध्यान रखेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति में शुभेंदु अधिकारी बोले थे, छोड़िए ये नारा, छोड़िए ये नारा। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? भाजपा की कार्य समिति में क्या कहा? भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में क्या कहा? शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? आप कहिए बताइए कि 2 सिलेंडर का हम जारी रखेंगे, ओपीएस आप लागू रहेंगे। चलिए, यानी आप कह रहे हैं बजट में जो घोषणाएं की गई, आप उसको लेकर जनता के बीच में जा रही कि क्या किया है, क्या फैसले लिए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महेश जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इरादा बुलंद है, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लगातार अब मीटिंग का दौर जारी है, दौरे हो रहे हैं। 5 अहम सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। सीट बीजेपी के पास नहीं थी, लेकिन 5 सीटें जीतने की कोशिश कवायद लगातार जारी, क्योंकि कह सकते हैं कि लोकसभा में जो सीटें हारे हैं उसके बदले के तौर पर भी उस उपचुनाव में 5 सीटें जीतना बीजेपी चाहेगी। लेकिन कांग्रेस भी यहां मजबूती के साथ, क्योंकि विधानसभा में ये सीटें जीत चुकी थी और इसलिए साथ आएगी। लेकिन क्या गठबंधन के साथ जो 2 अहम सीटें जिसके जिक्र किया जा रहा है, लोकसभा में भी ये थी, तो क्या इस पर भी बात बनेगी? क्या गठबंधन के साथ ये जीतने की कोशिश करेंगे? और इसलिए ये चैलेंज बीजेपी के लिए रहेगा। हालांकि दोनों तरफ से दावे हैं उपचुनाव में जीत के। अब देखना होगा कि जनता किसके वादे, किसके दावों के साथ जाती है और किसकी झोली में ये 5 अहम सीटें डालती है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।